हेलो एंड आदाब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की। नोबेल प्राइज़ के बारे में आप जानते हैं और इस साल में किसको मिला है, यानी 2023 में किन व्यक्तियों को मिला है और किस चीज़ के लिए मिला है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर लोकल या जनरल नॉलेज हम कहें तो इसमें हम दो पार्ट्स हैं। पहले ये मैं बताने की कोशिश करूँगा कि नोबेल प्राइज़ क्या होता है, ये क्या है, और हालांकि सब लोगों को पता है, जानते हैं नोबेल प्राइज़। और सेकंड पार्ट इसका जो रहेगा वो किन लोगों को मिला है। तो दो भाग इसमें। तो पहला भाग उठाने की कोशिश करते हैं। नोबेल प्राइज़ के बारे में आपको पता है कि ये एक स्वीडिश एक केमिस्ट थे, अल्फ्रेड नोबेल, जो एक इंजीनियर भी थे, केमिस्ट भी थे और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। वो खासकर फेमस है फॉर द डिस्कवरी ऑफ डायनामाइट। इनकी डेथ होगी 1896 में, लेकिन 1895 में इन्होंने एक विल बनाई थी। इन्होंने ये लिखा था इनकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति जितने भी है, जिस प्रकार से भी है, जो इनके पास दौलत है, उसको इनके मरने के बाद उन लोगों को दिया जाए जो पिछले साल में या वहाँ से स्टार्ट करने के बाद, इनके डेथ के बाद जो भी इसमें रिकमेंड साल होगा, जो लोग ह्यूमन काइंड के लिए कुछ अच्छा करें, चाहे वो कोई क्षेत्र हो। उस टाइम पे जो बड़े क्षेत्र थे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन, पीस, ये कुछ बड़े क्षेत्र थे। और बाद में एक और नोबेल प्राइज़ इसमें ऐड कर दिया गया है। उनका मंशा यही था कि उनकी जो वेल्थ है ये उन हाथों में जाए जिन हाथों ने, जिन लोगों ने ह्यूमन काइंड के लिए बहुत अच्छा काम किया हो। तो बेसिकली प्रेसिडिंग साल में जितना भी कुछ लोगों ने जो अच्छा काम किया है, उनको ये दौलत दी जाती है एक इज़्ज़त के साथ, विद ऑनर। तो जिन लोगों में मिलता है वो नोबेल लॉरेट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी जो सोच थी वो थी। इनकी डेथ जब होगी 1896 में, उसके बाद कमेटियाँ बनी, तो 19 जो शुरुआत सेंचुरी थी 20 की, वहाँ से ये देने शुरू हो गए हैं। बेसिकली 5 ही प्राइज़ थे: फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जिसको हम मेडिसिन और फिजियोलॉजी कहते हैं, शॉर्ट टाइम में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, और लिटरेचर, और लास्ट पे पीस। इसमें एक और प्राइज़ ऐड कर दिया गया है जो नोबेल कमेटी है इकोनॉमिक्स के लिए। वो 1968 में अनाउंसमेंट हुई, फाइनली 1969 से उसको देना शुरू कर दिया गया है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ बाद में ऐड कर दिया गया है, लेकिन पहले 5 ही थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड्स है। नोबेल प्राइज़ की जो वेल्थ थी वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो लेकिन इन जो इंस्टीट्यूट्स है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इसको देते हैं, 4 बड़े इंस्टीट्यूट्स है। और जो प्राइज़ है ये मैक्सिमम 2 ही कंट्री में दिए जाते हैं। अगर हम बात करें तो 5 प्राइज़ एक्सेप्ट पीस के बगैर ये सारे प्राइज़ जो है स्वीडन में दिए जाते हैं। वाइलेस पीस का जो प्राइज़ है वो नॉर्वे में दिया जाता है, उसके कैपिटल ऑस्लो में। तो बड़ी यहाँ पे एक पॉइंट, पीस के बगैर बाकी सारे प्राइज़ स्वीडन में दिए जाते हैं। और ज़्यादा जो मैक्सिमम फोकस इसका है वो स्वीडन में ही, क्योंकि नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो वहीं के रहने वाले थे। स्वीडिश रिक्स बैंक, ये सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन है। इसी ने अनाउंसमेंट की थी, एक घोषणा की थी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी जो कुछ डिस्कवरीज होते हैं या कुछ अच्छा करता है कोई आदमी या कोई लेडीज जेंट्स, उनको ये दे देंगे। तो ये इसमें ऐड हो गया बाद में, किसके द्वारा, थ्रू स्वीडन सेंट्रल बैंक। 4 बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये देते हैं, वो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी। तो हम कह सकते हैं कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्वीडन की, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को देखती है। नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिसिन और फिजियोलॉजी को देखती है। स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर के नोबेल प्राइज़ को देखती है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पीस के नोबेल प्राइज़ को देखती है। तो 4 बड़े इंस्टीट्यूट, इनको याद रखने की ज़रूरत है। इसमें जो रिवार्ड दिया जाता है वो गोल्ड प्लेटेड ग्रीन गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा, एक मॉनिटरी अवार्ड, 3 चीज़ें, यानी एक गोल्ड मेडल जो गोल्ड कोटेड होता है, गोल्ड प्लेटेड ग्रीन गोल्ड मेडल, प्लस डिप्लोमा, प्लस मॉनिटरी जो दिया जाता है दैट इज़ 11 मिलियन SEK करेंसी है स्वीडन की, स्वीडिश क्रोना, जिसको KR से हम एब्रिवेशन बनाते हैं, एब्रिवेशन उसकी KR है, और उसका जो कोड है दैट इज़ SEK इंटरनेशनल मार्केट में। तो एक SEK अगर इसकी तुलना करें आजकल के ज़माने में, यानी प्रेजेंटली ऑन दिस डे, इट इज़ इक्वल टू 10.87। इसका जो पैसा है वो $1, यानी $1 इज इक्वल टू 10.87
SEK। वाइल एज अगर इंडियन करेंसी के साथ बात इसकी करें तो एक SEK 1 SEK इज इक्वल टू 8.16 इंडियन करेंसी। तो अगर नोबेल प्राइज़ की बात करें जो इसमें मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है 11 मिलियन SEK मिलता है, दैट इज़ रफली इक्वल टू 9 करोड़, यानी एक्चुअली 8 करोड़ 98 लाख 80,000। तो रफली हम कह सकते हैं कि 9 करोड़ का पैसा इसमें दिया जाता है, जो मैक्सिमम 3 इंडिविजुअल ही शेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। हाँ, इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इसमें 3 लोग आ सकते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल इंडिविजुअल भी आ सकते हैं। तो लेकिन फाइनली इट इज़ फॉर 3 इंडिविजुअल्स ओनली, उससे ज़्यादा नहीं। और पोस्टहुमसली ये नहीं दिया जाता है। अलबत्ता जिसको अनाउंसमेंट हुई है, किसी व्यक्ति को इसको नोबेल प्राइज़ इसको अनाउंस हुआ है, उसके अनाउंस करने के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उसको हम पोस्टहुमसली दे सकते हैं, लेकिन कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। जिसको अभी तक ना मिला, उसकी डेथ हो गई, फिर हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। तो इस दौरान अनाउंसमेंट के बाद अगर कोई इसकी डेथ हो जाती है उसको हम बाद में दे सकते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इसमें कुछ पहलू आप भी पढ़ सकते हैं, ये कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स। इसके बाद सेकंड भाग इसका जो है दैट इज़ व्हाट इस साल में किसको मिला है। सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ इसकी बात करेंगे दैट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स में 3 लोगों को मिला है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, या तीनों हम इससे कह सकते हैं, सबसे पहले इसमें जो है पायरी अगोस्टिनी, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबिया USA से, फ्रैंक क्रॉज मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स जर्मनी से, NEL ह्यूलियर लंड यूनिवर्सिटी स्वीडन से। तो 3 लोग 3 कंट्रीज USA, जर्मनी एंड स्वीडन। इनको किस क्षेत्र में मिला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट ऑटो सेकंड पल्सेस ऑफ लाइट और स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन द मैटर। आप इस बात को समझिए कि इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जितने भी इसमें मेथड्स लगे हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स उन्होंने बताए जिससे ऑटो सेकंड पल्सेस ऑफ लाइट जनरेट होते हैं, और उनके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर वो स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी। इसमें छोटे छोटे फ्रैक्शन यानी ऑटो पल्सेस ऑफ लाइट वो कैसे जनरेट करें, इतने सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं। और वो जब हमें आगे देखते हैं कितना वो महत्वपूर्ण है, कितना काम हमें आता है इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को पढ़ने में, वो किस हालत में किस तरह ट्रांजिशन करता है। हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं एटम में, एटमॉस्फेयर में, कहाँ पे जहाँ पे वो उपलब्ध है। तो बेसिकली अगर हम माइक्रो लेवल की बात करें, एटम में इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन को पढ़ने में इससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलता है। यानी शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट से हम मेजर कर सकते हैं कुछ मोमेंट्स। हम ये मेजर कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कैसे करता है, उसकी एनर्जी लेवल कैसे बनती है, ये सारा हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। यानी शॉर्ट पल्स ऑफ लाइट वो मेजर करते हैं रैपिड प्रोसेसेस इन विच इलेक्ट्रॉन मूव और चेंज एनर्जी। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल याद रखने के लिए जिस चीज़ के लिए यह मिला है, आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं कि जो ऑटो सेकंड पल्सेस ऑफ लाइट वो जनरेट होते हैं, इनके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो जहाँ पे भी आप देखेंगे ऑटो पल्सेस ऑफ लाइट इस तरह का कोई क्वेश्चन, तो आप कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो फिज़िक्स के लिए इस साल मिला है इसी क्षेत्र में मिला है। सेकंड इज केमिस्ट्री। मुंगी जी बेवेंडी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज USA, लॉइस E. ब्रूस कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क USA, एलेक्सी यकीमूर नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इंक इनोवा USA, यानी तीनों USA से तीनों साइंटिस्ट या केमिस्ट्री कहें। तो इनको किस चीज़ के लिए मिला है? फॉर डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स को हम सिंथेसाइज कैसे करें और उनकी डिस्कवरी के लिए उनको ये केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ 2023 में मिला है। ये माना जाता है कि इससे कलर ऐड हुआ एक क्षेत्र में जिसको नैनो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र कहते हैं, तो उसमें इससे काफ़ी फ़ायदा मिला है नैनो टेक्नोलॉजी में। ये जो क्वांटम डॉट्स होते हैं ये टीनी पार्टिकल्स होते हैं, इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो ये लाइट स्प्रेड करते हैं फ्रॉम टीवी स्क्रीन्स और लेड लैंप्स। ये केमिकल रिएक्शन कैटालाइज में मदद करते हैं, तो दे कैटालाइज केमिकल रिएक्शन, और इनके रिएक्शन की वजह से या इनकी एक्शन की वजह से वो एक ट्यूमर टिश्यू को स्प्रेड लाइट देते हैं, उसको इल्यूमिनेट करते हैं ताकि सर्जन को पता चले कि ट्यूमर की टिश्यू जो है वो कहाँ पे है, तो उसके लोकेशंस में काफ़ी मदद मिलती है इनसे। यानी ट्यूमर टिश्यू को
क्लियर लाइट देने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा ये इल्यूमिनेट करते हैं फॉर सर्जन। तो सब क्षेत्र में, मेडिसिन में भी काम और नैनो टेक्नोलॉजी में, तो क्वांटम डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो बड़ा क्षेत्र हम कह सकते हैं क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी और सिंथेसिस के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। नाउ फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए किन को मिला है और किस कारण, ये बताने की कोशिश करेंगे। दिस इज थर्ड वन, काटालियन करिको और ड्रेव वेजमैन। इन 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी। फॉर व्हाट, ये वही लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार की है, और वो वाली भी कौन सी वैक्सीन है, mRNA बेस्ड वैक्सीन। इन्होंने एक डिस्कवरी की है जिसमें इन्होंने बताया हम न्यूक्लियोसाइड की जो बेस मॉडिफिकेशन हम कैसे करें, जिससे एक इम्पॉर्टेंट हम कुछ mRNA जनरेट कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, और उसको हम कोविड वैक्सीन या एज कोविड वैक्सीन इस्तेमाल करें। कोविड वायरस के लिए खिलाफ हम कैसे उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन इन्होंने की है दैट एनेबल्ड इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ mRNA वैक्सीन फॉर कोविड-19। ये माना जाता है इट वाज अनप्रेसिडेंटेड वैक्सीन डेवलपमेंट एट दैट जंक्चर, जब उसने पूरे ह्यूमैनिटी को थ्रेट में रखा था। उस टाइम पे एक इफेक्टिव या अनप्रेसिडेंटेड, इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था, एक इफेक्टिव वैक्सीन बनाने में इन्होंने बहुत बड़ी मदद दी है उस टाइम पे, जब पूरी दुनिया इसकी कोविड के खिलाफ या उसके थ्रेट में जूझ रहा था। इससे केवल इतना डिस्कवरी ही नहीं, इसने हमारी पूरी नॉलेज चेंज कर दी है कि एक mRNA कैसे एक इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, हाउ दिस mRNA इंटरेक्ट्स विद आवर इम्यून सिस्टम। तो इन लोगों को दाद देनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं हमारे 4th वाले नोबेल प्राइज़ पे, वो है लिटरेचर। एक व्यक्ति जॉन फोस जो नॉर्वे से हैं, इनको मिला है लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ 2023 का। जॉन फोस ने बहुत इतने सारे प्लेज लिखे हैं, प्रोज लिखे हैं, या हम ये कह सकते हैं इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज इसने जो दिए हैं, विच गेव वॉइस टू अनसेबल। तो जॉन फोस का ये इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन लिटरेचर की दुनिया में। अब चलते हैं 5th वन पे, दैट इज़ पीस, जो नॉर्वे में दिया जाता है। पीस के लिए इस साल का नोबेल प्राइज़ जो है 23 का, वो मिला है नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरान से है। नरगिस मोहम्मदी ईरान की, इन्होंने बहुत काम किया है इन द फील्ड ऑफ वुमन ह्यूमन राइट्स, फॉर आवर फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमन इन ईरान एंड आवर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। ये कह सकते हैं शी गेव वुमन अ फ्लाइट, उसने फाइट की, फ्लाइट मिली वुमन को। उसने बहुत कुछ इसमें बताया हम किस तरह वुमन को एक राइट दे सकते हैं, कहाँ कहाँ पे उनको ऑपरेशन हो जाता है, यानी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिस इज शी इज़ फ्रॉम ईरान। तो ये इम्पॉर्टेंट नाम आप याद रख सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, जो बाद में ऐड कर दिया गया है 1968 में। तो इस साल का 23 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ ये भी एक ही व्यक्ति को, तो वो है क्लाउडिया गोल्डिन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज, MA USA। क्लाउडिया गोल्डिन ने जो बात बताई है, दैट इज़ मोस्ट बेस्ड ऑन वुमन का जो लेबर फोर्स है, तो इट इज़ मोस्टली फोकसिंग ऑन जेंडर डिस्पैरिटीज इन labor side of economy, for having advanced our understanding of women labor market outcomes. She uncovered key drivers of gender disparity in labor market. उसने वो की फैक्टर्स बताए, वो कौन से की फैक्टर्स है जिससे जेंडर डिफरेंसेस हो जाते हैं लेबर मार्केट। उसने बताया पास्ट सेंचुरी में जो प्रोपोर्शन होता है वुमन का, पेड वर्क का प्रोपोर्शन जो है पास्ट सेंचुरी में वो ट्रिपल हो गया इन हाई इनकम इकोनॉमीज, हाई इनकम कंट्रीज, वो ट्रिपल हो गया है। लेकिन ये होने के बावजूद भी जो जेंडर डिस्पैरिटी थी वो वहीं की वहीं रह गई। ये माना जाता है कि ये बड़ा एक सोसाइटियल एंड इकोनॉमिक चेंज है लेबर मार्केट में इन मॉडर्न टाइम्स। बहुत बड़ी परिवर्तन हो चुका है, लेकिन जो जेंडर डिफरेंसेस है वो वहीं की वहीं रह गई। ये बताया जाता है 1980 के बाद एक अप्रोच चेंज हुआ है, जिससे हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सोर्सेज ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी है वो कहाँ पे है। इनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनको एक अलग अप्रोच चेंज हो गया है इकोनॉमिस्ट में
कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है या इसके जो डिफरेंसेस है, इसकी जो की सोर्सेज है, कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं और उनको हम कैसे ठीक करेंगे। 1980 के बाद ये काफ़ी चेंज हो गया। ये भी बताया जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जब था तब वुमन की एक पोजीशन थी, लेकिन जब इकोनॉमिक्स टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले गए तो वुमन का उनका जो पार्टिसिपेशन था वो कम हुआ। लेकिन बाद में जब सर्विस सेक्टर आ गया तो वुमन का जो रोल है वो फिर से बढ़ गया। तो दिस ऑल लेबर मार्केट हम कह सकते हैं, वुमन लेबर मार्केट जो है, इस पे देखने के लिए कि इनका ग्रोथ कैसे है और जहाँ पे डिफरेंसेस कितने हैं, उनका सोर्स क्या है, की पॉइंट्स क्या हैं, की फैक्टर्स क्या हैं, जिससे ये डिफरेंसेस अभी तक है वहाँ पे और उनको हम कैसे कम कर सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट एक क्षेत्र था जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। मैं कह सकता हूँ वुमन लेबर मार्केट का। तो क्लाउडिया गोल्डन जो है, इसने इस पर बहुत ज़्यादा बात की, काम किया, बहुत चेंज आ गया इनकी रिसर्च से। हमारे जो कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्लियर हो गए और सोर्सेज का पता चला, तो इन्होंने यही काम किया। तो दिस विल बी बेस्ड ऑन, हम ये कह सकते हैं, लेबर मार्केट, वुमन लेबर मार्केट। तो दिस इज मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक्स जिसको हम कह सकते हैं, उसी पे इस साल का नोबेल प्राइज़ फोकस रहा है। होप आपने ये भी सुना होगा कि नोबेल प्राइज़ क्या है, किन को मिला है, क्यों मिला है, और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा जो हमने कहा है। और हम ये होप भी करते हैं कि इन चीज़ों को आप यूज़ करके आप कहीं सारे जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है इन पॉइंट्स की, आप वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।